हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, मैं हूं आपका केडी सर एक बार फिर से। और आज हम लोग यहां पर एग्जाम बूस्टर सीरीज 2025 जो हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि बॉटनी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको हमने बताए थे, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर चुके थे हम लोग। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आपका टॉप 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं? किन्हीं दो एसेंशियल ऑयल के नाम व उपयोग आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एसेंशियल ऑयल। ठीक है, देखिए एसेंशियल ऑयल की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो एसेंशियल ऑयल प्लांट से निकाले जाते हैं और प्लांट्स के कंसंट्रेटेड पार्ट जो होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। यानी जो गाढ़ा पदार्थ प्लांट्स में जो निकलता है उसको एसेंशियल ऑयल कहा गया है। और इसको दो टेक्निक के थ्रू निकाला गया है। एक तो स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, दूसरा जो मेथड है वो है मैकेनिकल प्रेसिंग। तो यहां पर दो तरीके से यहां पर इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख भी रखा है कि एसेंशियल ऑयल बेसिकली प्लांट्स के कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो उन प्लांट्स की नेचुरल स्मेल और फ्लेवर को रिटेन करते हैं। इन्हें यूजुअली स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस या मैकेनिकल प्रेसिंग से निकाला जाता है। अब यहां पर आपसे दो एसेंशियल ऑयल पूछे हैं, तो इन दो एसेंशियल ऑयल को आपको बताना है। तो पहला हमने एसेंशियल ऑयल यहां पर बताया है लैवेंडर ऑयल, और इसके यूजेस को देख लेते हैं। देखिए, इसका यूजेस हम लोग देखेंगे। कह रहा यह है ऑयल रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यानी इस ऑयल के थ्रू स्ट्रेस में भी रिलीफ मिलता है और रिलैक्सेशन भी, यानी रिलैक्स भी, प्लीजर भी मिलता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है नींद को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कौन? आपका ये जो ऑयल है जिसको हम लैवेंडर ऑयल के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड जो आपका पॉइंट है, स्किन इरिटेशन और माइनर बर्न को भी शांत करने में भी यूज होता है। दैट मीन ये स्किन इरिटेशन, अगर स्किन में इरिटेशन हो रहा है या बर्न हो रहा है, ठीक है, यानी जलन हो रही है, ठीक है, कम जलन हो रही है, तो उसको शांत करने में भी ये ऑयल क्या करता है? मदद करता है। इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है इस ऑयल का यूज एरोमा थेरेपी में भी किया जाता है। एरोमा थेरेपी का मतलब है सुगंध में। दैट मीन देखिए, जो लैवेंडर है इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि एरोमा भी प्रोवाइड करते हैं। तो एरोमा थेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस से लैवेंडर ऑयल के। लैवेंडर क्या है? एक प्लांट का नाम है और इससे ऑयल निकाला जाता है। अगला जो आपका प्लांट है जिसका नाम है टी ट्री, ठीक है, और इससे भी क्या निकाला जाता है? ऑयल निकाला जाता है। और इसके क्या यूजेस हैं, यूजेस को देख लेते हैं। हमें दो ही एसेंशियल ऑयल प्लांट्स को कवर करना है बच्चों। ठीक है, उसके उपयोगों को। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो पास नहीं आते हैं बिल्कुल भी, जैसे कि फंगस वगैरह है, ठीक है, या बैक्टीरिया है। तो कह रहा है इसलिए ये एक्नी और फंगल इन्फेक्शन के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है छोटे कट्स, जैसे छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, चोट लग जाती हैं, तो और स्क्रैप्स को डिसइंफेक्ट करने में भी हेल्प करता है। उस चोटों को दूर करने में भी इसका हेल्प लिया जाता है। दैट मीन इस ऑयल का यूज किया जाता है उसमें। अगला पॉइंट है इस ऑयल का यूज शैम्पू में भी किया जाता है, यानी शैम्पूज भी बनाए जाते हैं इस ऑयल के थ्रू। ठीक है, और यह ऑयल स्किन के लिए भी, यानी त्वचा के लिए, इसके लिए बच्चों त्वचा के लिए भी बेनिफिटेड होता है, लाभकारी होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दैट मीन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, दैट मीन सेकंड क्वेश्चन। ओके, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी टॉप 20 में आता है। व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पादप परिचय क्या होता है, इसके आपको गुण और दोषों को यहां पर आपको बताना है, विवेचना करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। पहले आप लोग समझ लो एक शब्द में कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। यानी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है? एक प्लांट ब्रीडिंग की मेथड होती है बच्चों, जिसमें कि हम प्लांट्स को उसके एनवायरनमेंट से उठाकर जब आप एक नए एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये टेक्निक कहलाती है प्लांट इंट्रोडक्शन। याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर हमने दो डेफिनेशंस दी हैं, क्योंकि हमें यहां पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, तो हमने यहां पर दो परिभाषा दी है। तो पहला देखो, किसी प्लांट स्पीशीज को उसके एनवायरनमेंट से
न्यू इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन कहलाता है बच्चों। यानी आपने एक प्लांट्स को लिया एक प्लेस से और उसको एक नए एरिया में या एक नए एनवायरनमेंट में जब आप स्थापित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाएगी, या इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे। अगली डेफिनेशन क्या है, या करके मैंने लिख रखी है, किसी प्लांट स्पीशीज या जीनोटाइप को, जीनोटाइप का मतलब जो स्पीशीज है, ठीक है, उसके नॉर्मल ग्रोइंग प्लेस, यानी उसको यानी वो वह स्पीशीज जहां पर उगी है उसको नेटिव प्लेस माना जाता है। नेटिव प्लेस का मतलब है स्थानीय जगह, यानी जिस जगह पर वो पौधा उत्पन्न हुआ है उसको नेटिव प्लेस माना जाता है। ठीक है, ग्रोइंग प्लेस कंप्लीटली न्यू एरिया में, और उसको हम एक नए एरिया में जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करना या इंट्रोडक्शन कहलाता है ये। तो इस तरीके से यहां पर दो डेफिनेशन लिख दी हमने, चाहे आप ये वाले लिख दीजिए एग्जाम में, चाहे आप ये वाले लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, ये भी आपको यहां पर बताना है। ठीक है, उससे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी भी हम यहां पर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो थ्योरेटिकल पेपर में आप इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों। प्लांट इंट्रोडक्शन फसल सुधार के लिए एक ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, पारंपरिक तकनीक होती है। नई दुनिया की खोज के तुरंत बाद कुछ फसलों को पुरानी दुनिया में स्थापित किया गया और इन क्रॉप्स में बीन्स, मेज, ग्राउंडनट्स, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, पेपर, रबर और स्क्वैश क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। नई दुनिया में कई फसलें भी शामिल की गई हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉरेज यानी चारा वाली जो फसलें, क्रॉप्स, वार्ले, व्हीट, ओट्स, शुगर केन, राइस, बनाना और कॉफी। देखिए, ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का क्या मतलब है। नई दुनिया का मतलब है कि जो स्पीशीज पहले से ही जिनका कल्टीवेशन हो रहा है, दैट मीन जिनका डोमेस्टिकेशन किया गया है या वो नेटिव प्लेस पर पहले से ही पाए जा रहे हैं, उनको पुरानी दुनिया की फसलें अधिकतर मानते हैं। और जो नई है, दैट मीन नई ब्रीड्स बनाई हमने उन्हीं फसलों से, वाइल्ड नेचर के प्लांट से या नेटिव प्लेस में पाई जाने वाली फसलों से जो नई नई ब्रीड्स बनाई हैं, उनको हमने नई दुनिया में शामिल कर दिया। ठीक है, तो पुरानी दुनिया नई दुनिया का मतलब यही होता है। आज से 10,000 वर्ष पहले, ठीक है, और अब प्रेजेंट टाइम में, तो सीधी सी बात है 10,000 वर्ष पहले जो फसलें थी वो अब बिल्कुल उसमें परिवर्तन आ चुका है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे जीनोटिपिक जो कंडीशंस है उसको चेंज किया जा चुका है। तो ये होता है नई दुनिया और पुरानी दुनिया। क्रॉप्स में सुधार की एंसेंट प्रोसेस दैट मीन प्रक्रिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट या प्लांट इंट्रोडक्शन मानी जाती है। अब देखिए, जो प्लांट इंट्रोडक्शन है इसमें 3 ग्रुप शामिल किए गए हैं, 3 मेथड्स हैं, जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन सेल्फ पॉलिनेटेड एंड asexually propagated एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, ये 3 ये आपके जो ग्रुप हैं इसको शामिल किया गया है प्लांट इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक तो आपने डायरेक्टली प्लांट्स उठाया और एक नए एरिया में उसको स्थापित कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। और वही प्लांट को जब हम उसके जीनों को चेंज करके, दैट मीन जीनोटाइप को चेंज करके जब हम एक नए एरिया में स्थापित करेंगे, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये जरूरी नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, एक जगह से दूसरी जगह में भी हो सकता है। मैंने यहां पे लिख भी रखा है, प्लांट इंट्रोडक्शन किसी एक देश से दूसरे देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जगह से दूसरी जगह के बीच में हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया है, इंडिया में वेस्ट बंगाल है और वहां पर वीट की खेती की जाती है। पहले क्या था कि वेस्ट बंगाल में वीट की खेती नहीं की जाती थी बच्चों, लेकिन अब की जा रही है। दैट मीन क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस किया वीट की वैरायटी को हमने वहां पर बंगाल के अंदर। वह हरियाणा में पैडी की खेती अन्य स्टेट्स में इंट्रोड्यूस की गई। हरियाणा में धान उगाया जाने लगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन किया गया। दैट मीन उस प्लांट को हरियाणा में ले जाया गया, फिर उसको उगाया गया। अब देखिए, इसके आधार पर प्लांट इंट्रोडक्शन के टाइप्स को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आप छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे प्लांट इंट्रोडक्शन की तो इतने में काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है
तो उसमें केवल डेफिनेशन से वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक आप पूरा प्रॉपरली उसको लिखोगे नहीं बच्चों। तो यहां पर टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन ये दो तरीके से हो सकता है। पहला हमने आपको बताया कि प्लांट्स को उठाया और एक नए एरिया में स्थापित कर दिया बिना किसी परिवर्तन किए, कोई भी आपने जीनोटिपिक चेंजेस नहीं किया, कोई भी जेनेटिकल चेंजेस नहीं किया, और उसको उठाया और डायरेक्टली उसको एक नए प्लेस पर प्लेस कर दिया या इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये आपका हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन। मैंने यहां पर लिख भी रखा है कि जब इंट्रोडक्शन से में इंट्रोड्यूस मटेरियल कल्टीवेशन के लिए डायरेक्टली रिलीज किया जाता है उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। इसमें प्लांट्स के जीनोटाइप में चेंज किए बिना इसे कल्टीवेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में व्हीट की कुछ वैरायटी लर्मा रोजो सोनोरा 64 जो कि एक मैक्सिकन व्हीट वैरायटी है, और राइस की कुछ वैरायटी है। राइस की कुछ वैरायटी कौन सी है? टेचंग नेटिव 1 TN1 जिसको कहा जाता है, और एक और है IR8 कंट्रीज से प्राइमरी इंट्रोड्यूस की गई हैं। दैट मीन देखिए ये दूसरी कंट्रीज से आई हैं फसलें। कौन सी बच्चों? लर्मा रोजो सोनोरा 64 जो कि मैक्सिको से हमारे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी बिना किसी जीनोटिपिक कंडीशन के चेंज किए, यानी किसी भी जेनेटिकल चेंजेस को किए बिना यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसको? मैक्सिकन व्हीट वैरायटी को। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग नाम के साइंटिस्ट ने इस व्हीट वैरायटी को सबसे पहले बनाया था और इस वैरायटी को हमारे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन सी है बच्चों? सोनोरा 64 और लर्मा रोजो, याद रखिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो व्हीट के दाने हैं वो लाल आते थे पहले, लेकिन इसीलिए यहाँ के किसानों ने इस गेहूं को पसंद नहीं किया, याद रखिए। और उसी तरीके से ये आपका टेचंग नेटिव 1 ये आपका क्या है? ये राइस की वैरायटी है, दूसरी कंट्री से आई है हमारे भारत के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ है कि वहां से उठाया हमने प्लांट को और यहां पर हमने उसको उगाना शुरू कर दिया। तो यहां पर किसी भी टाइप का आपने कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया, दैट मीन कोई भी जेनेटिकल चेंजेस नहीं किया। तो ये आपका हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट स्पीशीज में या प्लांट को क्या करें, उसके जेनेटिकल चेंजेस कर दिए हमने और उसको फिर हमने एक नए प्लेस पर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये मेथड कहलाएगा आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। कह रहा है जब इंट्रोड्यूस मटेरियल में कुछ जेनेटिकल चेंज या जेनेटिक चेंज करने के बाद रिलीज किया जाता है तो इसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किया जाता है, कहा जाता है, सॉरी। दैट मीन जैसे कि हमने अभी आपको बताया था लर्मा रोजो जो कि कहां से आया है? ये मैक्सिको की वैरायटी है। मैक्सिको की वैरायटी है बच्चों। कहां की है बच्चों? मैक्सिको की वैरायटी है और इसको नॉर्मन बोरलाग ने सबसे पहले बनाया था जो कि एक ड्वार्फ वैरायटी है। जब हमारे भारत के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ के किसानों ने इसको पसंद नहीं किया। फिर क्या हुआ? इसी लर्मा रोजो को हमारी जो भारत की जो लोकल वैरायटीज हैं व्हीट की, भारत की जो लोकल वैरायटीज हैं उसके साथ इन्होंने क्या किया? क्रॉसिंग कराई, और क्रॉसिंग कराने पर क्या हुआ? हमें एक नई वैरायटी मिली व्हीट की जिसका नाम था कल्याण सोना। कल्याण सोना, और इसी कल्याण सोना को अब उगाया जाता है हमारे भारत के अंदर और इसी की हम लोग ज्यादातर वैरायटीज देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर हमने जेनेटिकल चेंजेस किए। तो जब हम किसी भी स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके जेनेटिकल चेंजेस करें और उसके बाद हम एक नए एरिया में उसको स्थापित करें या ट्रांसफर करें तो इसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। लॉन्ग में आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए प्लांट इंट्रोडक्शन कराने वाली कुछ एजेंसीज हैं। देखिए पहले क्या था कि पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ था भाई, अगर हम बहुत पहले की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उस टाइम पर, लेकिन इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं था, अनसिस्टमैटिक था। तो यहां पर एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां से शॉर्ट नोट भी आपका बन जाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाता है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, तो आप यहां से ये पॉइंट यहां से उठा लेंगे आप। देखिए पहली बार जो इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे भारत के अंदर, जैसे कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के आपके मर्चेंट्स आए। अब वो व्यापार के पर्पज से आए, लूटने के पर्पज से आए या कोई अन्य पर्पज से आए, लेकिन आए तो सही। अब आएंगे तो सीधी सी बात है कुछ ना खाएंगे पिएंगे, अपने साथ कुछ फसलें भी लाए होंगे, उन्होंने इसको उगाया भी होगा और उससे मुनाफा भी कमाया होगा। कहने का मतलब ये है भाई अगर आएंगे तो सीधी सी बात है खाने पीने के लिए भी अपना सामान बांध के लाए होंगे, सीधी सी बात है। तो इंडिया में जो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हुआ था वो सेटलर इन्वेडर्स मर्चेंट, दैट मीन जो घुसपैठिए हैं, जो कि कोई समुद्र के
इलाके समुद्र के रास्ते से जहाज को लेते हुए, जैसे एक आपका एक पोर्तुगीज है वास्को डी गामा, जो कि एक डाकू है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि उसने भारत की खोज की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपका वास्को डी गामा एक लुटेरा था ये एक्चुअल में, ठीक है, लोगों को मारता था और उसकी प्रशंसा तो हालांकि हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा की गई है आई थिंक, लेकिन वास्को डी गामा की अगर बात करते तो वो एक पोर्टुगीज था। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से उसकी तरह और भी पोर्टुगीज आए होंगे हमारे भारत के अंदर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कुछ घुसपैठिए थे, व्यवसायिक घुसपैठिए, उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के अंदर वो घुसे और उन्होंने कुछ फसलों को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये तरीका कैसा था? सीधी सी बात है, ये अनसिस्टमैटिक था। जैसे कि कॉटन, मस्टर्ड, एप्पल, टी, पोटैटो, तो ये सब ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बाहर से आई हैं। जैसे कि अगर हम पहला पॉइंट हमने यहां पर लिख रखा है, पोर्टुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप्स, पुर्तगालियों के द्वारा। अब देखिए, जब पुर्तगाली आए थे हमारे भारत के अंदर तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ लाए होंगे। तो ये क्या क्या लाए थे? पोटैटो लाए थे, टोबैको लाए थे, गुआवा लाए थे, पंपकिन लाए थे। यानी इन्होंने इन फसलों का यहां पर क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। लेकिन ये इंट्रोडक्शन कैसा है? अनसिस्टमैटिक है, इस बात का ध्यान रखें। उसी तरीके से अंग्रेज आए, दैट मीन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी कुछ क्रॉप्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया, पी, कॉलीफ्लावर, टमाटर, दैट मीन टोमेटो, पपाया, ओके। तो ये आपकी फसलें। उसी तरीके से मुगल्स आए और अरेबियंस आए, इन्होंने भी कुछ इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि ओनियन, गार्लिक, कैबेज, डेट, क्लोव्स एटसेट्रा। उसी तरीके से चाइनीज आए, चाइना के लोगों ने, जब यहां पर चाइना के लोग आए और यहां पर क्या किया, उन्होंने टी और लीची का यहां पर क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से ये जो इंट्रोडक्शन है ये अनसिस्टमैटिक है, लेकिन बाद में बॉटनिकल गार्डन के थ्रू सिस्टमैटिकली इंट्रोडक्शन कराया जाने लगा। याद रखिए, करा है बाद में यह बॉटनिकल गार्डन द्वारा सिस्टमैटिकली किया गया, लेकिन वास्तव में प्लांट इंट्रोडक्शन सिस्टमैटिकली व ऑर्गेनाइज रूप से 1946 में स्टार्ट हुआ, जब IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली द्वारा प्लांट प्रोडक्शन डिवीजन एस्टैब्लिश हुआ। बाद में यह डिवीजन को हमने एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूट बना दिया, ठीक है। 1977 में इसे NBPGR के नाम से जाने लगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रखा गया। और हमारे यहां पर भारत के अंदर मोस्ट ऑफ जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, यही प्लांट का इंट्रोडक्शन का ठेका लेता है। उसी तरीके से आप अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में IBPGR नाम का जो संगठन है ये प्लांट का इंट्रोडक्शन कराता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लांट का इंट्रोडक्शन कराता है सिस्टमैटिकली, CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या है? आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्लांट का इंट्रोडक्शन कराते हैं सिस्टमैटिकली। उसी तरीके से अगला पॉइंट देख लेते हैं यहां पर, मेरिट्स और डिमेरिट्स, क्योंकि आपसे एग्जाम में मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पूछ सकता है प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन हमने अभी दिया है आपको। तो मेरिट्स क्या है? क्या इसके गुण हैं, क्या इसके अवगुण हैं, क्या दोष हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के? देखिए, ये तो बात मानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप प्लांट को लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें फायदा तो होगा, ठीक है। तो मेरिट्स देख लेते हैं, पहले गुण, पहले इसके गुणों को समझ लेते हैं, और अवगुण क्या है, दोष क्या है, वो भी देख लेते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। तो देखिए, इससे क्या होता है, एक नई हमें क्रॉप मिलती है, गेट न्यू क्रॉप। इससे हमें बिल्कुल नए क्रॉप प्लांट्स मिल सकते हैं, जैसे कि मेज, पोटैटो, टोमेटो, ये सब इंट्रोडक्शन से ही आए हैं। जैसा कि हमने अभी अनसिस्टमेटिकली बताया आपको कि पोटैटो, टोमेटो, इनका क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया। सुपीरियर वैरायटीज, इससे हमें सुपीरियर वैरायटीज मिलती हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की टेक्निक के थ्रू। कभी कभी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर वैरायटीज भी हमें प्राप्त होती हैं। अगला है मेरिट्स में तीसरा पॉइंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी सुधार, फसलों में भी सुधार होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन से हम लोकल प्लांट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, लोकल प्लांट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, यानी जो इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप्स हैं उससे हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग वगैरह करा देंगे, जिससे एक नई ब्रीड प्राप्त होगी, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ अलग दिखाई देगा, कह सकते हैं। यानी लोकल प्लांट्स को सुधारा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, प्लांट की जेनेटिक वैरायटी को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रोगों से भी हम बचा सकते हैं इस तकनीक के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू। कभी कभी प्लांट्स को डिजीज से बचाने के लिए दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहां पर मान लीजिए रोग फैल गया तो हमने इस प्लांट्स को उठाया और हमने एक नए एनवायरनमेंट में उसको स्थापित कर दिया,
तो सीधी सी बात, वो प्लांट बच गया या वो प्लांट की स्पीशीज बच गई। तो ये क्या हो गए, आपके कुछ मेरिट्स की बात कर ली, गुणों की बात कर ली। अब देखिए अवगुण क्या है, दोष क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन के, दोष या अवगुण इसको आप कहेंगे। तो सबसे पहला अवगुण देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बीट्स। देखिए जो भी आप प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी जगह पर, उसके साथ में खरपतवार भी आएगा। तो यहां पर खरपतवार का भी इंट्रोडक्शन होता है। कह रहा है कभी कभी अनवांटेड बीट्स भी प्लांट्स के साथ में आ जाते हैं। जब खरपतवार आएगी, सीधी सी बात है कि जो मेन फसल है उसकी पैदावार कम होगी, जैसे कि लोगों को नुकसान होगा, याद रखिए, और फसल जो होगी, फसलों में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि आधा तो बीट्स ही ले जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज भी आ जाती हैं, नई डिजीज भी इंट्रोड्यूस हो सकती है जो लोकल प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या पता वो प्लांट्स हमने क्वारंटाइन नहीं किया उस प्लांट को, और उसको क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, जिससे क्या हुआ, जो नई प्लेस पर जो प्लांट इंट्रोड्यूस किया है उसके आसपास की जो वैरायटीज है लोकल की, वो भी प्रभावित हो गई और उसमें क्या हुआ, नुकसान हो गया हमारा। तो इसलिए क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। देखिए भाई कीट भी आएंगे अगर आप प्लांट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इंट्रोडक्शन की टेक्निक में, तो सीधी सी बात है इंसेक्ट पेस्ट भी आ जाएंगे। तो नए इंसेक्ट भी आ सकते हैं, ये इसका क्या है, अवगुण है। इसलिए प्लांट्स का क्वारंटाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला है इकोलॉजिकल डिसरप्शन। नए प्लांट्स लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब क्या पता वो किस तरीके का प्लांट है, तो वो इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अगला है डिमेरिट्स में क्वारंटाइन फेलियर्स। अगर क्वारंटाइन प्रोसेस सही से ना हो तो नुकसान हो सकता है। भाई क्यों ना हो, क्यों नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि क्या पता अगर क्वारंटाइन नहीं हो पाया, वो हमने प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एरिया से हमने प्लांट को उठाया और हमने एक नए एरिया में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बिना क्वारंटाइन किए, तो इसको क्वारंटाइन फेलियर कहेंगे ना। अब उसके साथ फिर कीट भी आ सकता है, वो बाकी की वैरायटीज को या लोकल वैरायटीज को प्रभावित कर सकता है। उस जगह पर नए नए कीट आएंगे तो नए कीट आएंगे तो लोकल वैरायटी को भी प्रभावित करेंगे, डिजीज आएंगी तो डिजीज भी प्रभावित करेगी उस वैरायटी को या उस लोकल वैरायटी को। तो ये कुछ क्या हो गई, डिमेरिट्स हो गई। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे बच्चों। लॉन्ग में आए तो आप लॉन्ग तरीके से लिखना, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट तरीके से लिखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ आयुष इन इंडियन मेडिसिन सिस्टम। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुष की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए आयुष का क्या योगदान है भारतीय चिकित्सा पद्धति में, इसका क्या भूमिका है, यह आपको यहां पर लिखना है बच्चों। तो इस तरीके से आप यहां पर हेडिंग डालेंगे आयुष, आंसर लिखेंगे आयुष। तो आयुष का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए आयुष का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए आप लोग, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और ये इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम में से एक है जिसका नाम आयुष है, जो सेंचुरी से, सदियों से ये टेक्निक्स को ग्रो कर रहा है, जिसमें कि ये बताया गया है कि हम किस तरीके से, इसका एक मेन फोकस ये रहता है कि सिम्टम्स को ट्रीट करना नहीं बल्कि पूरी बॉडी और माइंड को बैलेंस करना है, जिससे कि सभी निरोग रहें। इसका एक मेन मोटिव रहता है जिसका नाम है आयुष। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब इसके रूल्स देखेंगे कि रूल्स क्या है इसके, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है रूल्स की भूमिका क्या है आयुष की। तो पहला जो भूमिका है, पहला पॉइंट देख लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर। दैट मीन प्राइमरी हेल्थ केयर। गांव गांव में जहां मॉडर्न डॉक्टर्स कम हैं, आयुष बहुत काम आता है। वहां पर क्या होगा, वहां पर आयुष बहुत काम में आएगा। सिंपल डिजीज का ट्रीटमेंट जैसे फीवर, कफ, कोल्ड, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये सब आयुष डॉक्टर इजीली हैंडल कर लेते हैं। यानी जो आयुष के डॉक्टर्स हैं ये भाई मोस्टली ये यही डिजीज होती हैं और इनको ही दूर करना होता है। तो ये इसका प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट मीन पहला जो उद्देश्य है वो है कि गांव गांव में जाकर जो मॉडर्न डॉक्टर, जहां जहां पर मॉडर्न डॉक्टर कम हैं, वहां पर जाकर ये क्या करें, उपचार करें। ठीक है, और लोगों की मदद करें। इसका ये पहला रोल रहता है किसका, आयुष का, याद रखिए। अगला जो आयुष का रोल है वो है योगा और नेचुरोपैथी। आप अच्छे से योगा करिए। करा है योगा और नेचुरोपैथी से लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, भाई योगा से डायबिटीज भी कम हो सकता है, डायबिटीज खत्म भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी खत्म हो सकता है।
ओबेसिटी भी खत्म हो सकता है, इसको सभी को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप योगा करते हैं तो इसका मेन मोटिव क्या है? दूसरा जो पॉइंट है कह रहा है योगा और नेचुरोपैथी से लाइफस्टाइल डिजीज को भी हम खत्म कर सकते हैं, इसका ये दूसरा रोल हो गया। अगला रोल है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर जो है उसको हम भी प्रिवेंट करेंगे। करा आयुर्वेदा और योगा में डेली रूटीन्स और डाइट के बारे में बहुत कुछ बताया गया, इससे बीमारियां होने से पहले ही इनको रोका जा सकता है। यानी हेल्थ को अच्छे रखने के टिप्स दिए जाते हैं जिससे कि आप बीमारियों से लड़ सकते हैं या आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी बातें हमें आयुष बताता है। और सीजनल चेंजेस जब आता है ना, तो सीधी सी बात है कि सीजनल चेंजेस में क्या चीजें खाएं, क्या चीजें ना खाएं, ये भी सब बातें हमारा आयुष बताता है। तो ये क्या हो गए रोल्स हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो हमने यहां पर 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहां पर किसमें, रोल्स ऑफ आयुष में, भूमिका में, आयुष की भूमिका में। इसकी और क्या भूमिका है? ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, यानी क्रोनिक डिजीज जो हो जाती है उसमें क्या ये उपचार प्रोवाइड कराता है। जैसे कि क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी? आर्थराइटिस, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे क्रोनिक डिजीज में आयुष ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये उसमें ट्रीटमेंट देता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये क्रोनिक डिजीज में भी हेल्प कर रहा है। अगला है लॉन्ग टर्म मेडिसिन, यानी जो लंबे समय से आप दवाइयां खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो उससे निजात पाने के लिए आयुष क्या करता है? अपनी तकनीकों को यूज करता है कि आप ये खाइए। आपको ये चीजें बताता है कि आपके घर में ही ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि आप उसको खाकर उन रोगों को समाप्त कर सकते हैं, या प्रॉपरली इस तरीके से जो किचन्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि हम लोग हल्दी वगैरह या जुकाम हो गया तो हम लोग हल्दी या अदर डिजीज हो गई, हल्दी या अदरक के यूज मोस्ट ऑफ करते हैं, या काली मिर्च का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हमें आयुष बताता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेंटल हेल्थ। योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। तो याद रखिए मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करता है आयुष, ये बताता है आपका, ठीक है। अगला आयुष का जो रोल है वो क्या है? आयुर्वेदिक हर्ब्स भी मेंटल क्लैरिटी और कामनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये भी आयुष का एक क्या है? रोल है। अगला रोल है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। आयुष ट्रीटमेंट जनरली मॉडर्न मेडिसिन से सस्ते होते हैं, अफोर्ड कर सके, जिससे कि हर कोई व्यक्ति उस दवा को खरीद सके। इसका मेन मोटिव यही है कि दवा को महंगा ना बेचा जाए। अंग्रेजी दवाइयां आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा महंगी हैं, लेकिन आयुष का जो मेन मोटिव है ये है कि जो आजकल जो ट्रीटमेंट चलते हैं, मोस्ट ऑफ जो अंग्रेजी दवाइयां जो चलती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो मॉडर्न जो दवाइयां हैं वो सस्ती होनी चाहिए प्रेजेंट जो दवाइयां चल रही हैं उनसे। अगला है देसी जड़ी बूटियां और नेचुरल रेमेडीज इजिली अवेलेबल होते हैं। भाई देसी जड़ी बूटियां हमारे आसपास होती है लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आयुष का मेन मोटिव ये है कि आयुष जो देसी जड़ी बूटियां हैं उनसे भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। अगला है कल्चरल इंपॉर्टेंस। आयुष हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे पूर्वजों की विजडम है, धरोहर है, जो हमें हेल्थी रहने का तरीका बताती है। इसलिए आयुष को प्रमोट करना हमारी कल्चरल हेरिटेज मानी जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयुष के रोलों को इस तरीके से यहां पर आप लिखेंगे बच्चों। तो हमने आज 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। इसके आगे भी हम लोग करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।